अब मैं आज आपको कैलकुलेशंस वाला पार्ट जो है वो बताऊंगा, अकाउंटिंग बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। डेप्रिसिएशन के रेट जो परसेंटेज आपको गिवन होता है उसके साथ में एक वर्ड होता है पर एनम। तो समटाइम्स वो वर्ड आपको गिवन होता है और समटाइम्स वो क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वर्ड पर एनम, उसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन रेट विद द वर्ड पर एनम। जब आपको डेप्रिसिएशन के रेट के साथ में पर एनम वर्ड दे रखा हो तो आपको कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, और जब आपको पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है रेट के साथ में तो आपको कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो पर एनम का हिंदी का मतलब होता है वार्षिक, मतलब वहां पे आपको टाइम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो चूंकि हम एक अकाउंटिंग जो करते हैं वो एक 12 महीने के लिए या एक ईयर के लिए करते हैं, एक साल के लिए करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, इन दैट अकाउंटिंग पीरियड, जो असेट जितने टाइम के लिए यूज की जाएगी उस पर आपको उतने ही टाइम के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। यह हमारा फंडा होता है व्हेन वी आर गिवन रेट पर एनम। ओके, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, व्हेन यू आर गिवन परसेंटेज विद पर एनम वर्ड, तो चीजें याद रखेंगे। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड इन एनी ईयर फॉर द एक्चुअल यूज पीरियड ऑफ दैट असेट। जितने टाइम के लिए उस पर्टिकुलर ईयर में आप असेट को यूज करेंगे उतने ही टाइम का आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो इसमें एक सिंपल सा फंडा बनता है, वो ये होता है कि जिस साल में आप असेट को परचेज करते हैं, स्पेशली उस साल में आपको देखना है कि आपने असेट को जिस दिन परचेज किया है उस दिन से लेके आपको ईयर एंड तक के टाइम पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर आप बिगनिंग ऑफ द ईयर में खरीदते हैं तो नो प्रॉब्लम, पूरे 12 महीने के लिए, पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर आप इन बिटवीन, मिडिल ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर में कभी भी खरीदते हैं तो आपको उसी दिन से डेप्रिसिएशन शुरू करना है जिस दिन से आपने उसको खरीदा है, और ईयर एंड तक के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है। सपोज करें कि अगर आपका अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और आप मशीन को खरीदते हैं 1 अप्रैल को, तो आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर तक डेप्रिसिएशन, मतलब 9 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर आप उसको 1 मई को खरीदते हैं तो आपको 8 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, और अगर आप 1 जनवरी को खरीदते हैं तो जनवरी से दिसंबर तक आपको पूरे महीने, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। यह आपको याद रखना है। दूसरा, जब भी आप मशीन को बेचेंगे, जिस साल में भी, अगर आपके क्वेश्चन में मशीन बेची जा रही है तो जिस साल में मशीन बेची जाएगी उस साल में आपको साल के बिगनिंग से लेके उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगाना है जिस दिन आप मशीन को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सपोज करें कि आपका अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है और आप 31 मई को मशीन को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो आपको जनवरी से लेके 31 मई तक का ही डेप्रिसिएशन लगाना है। आफ्टर दैट वो मशीन हमारे पास नहीं होगी, इसलिए उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा। इन बिटवीन परचेज ईयर और सेल ईयर, इन 2 ईयर के बीच में जितने भी ईयर्स होंगे उनमें आपको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि वहां पे मशीन आपके पास बिगनिंग ऑफ द ईयर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक पूरा टाइम यूज की जाएगी। तो यू हैव टू रिमेंबर कि जब आप परचेज करेंगे तो आपको टाइम पर कंसंट्रेट करना है, और जब आप मशीन को बेचेंगे तब आपको टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है। इन बिटवीन, बीच के जितने भी ईयर्स होंगे आपको टाइम की तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना होता है। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं अपन, जब आपको पर एनम वर्ड रेट के साथ में, जैसे 10% पर एनम नहीं दे रखा है, सिर्फ लिखा हुआ है 10%, इन दैट केस वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। वो रूल्स ये हैं कि जिस साल में आप असेट परचेज करेंगे उस साल में आप असेट को किसी भी दिन परचेज करें, मिड ऑफ द ईयर करें, एंड ऑफ द ईयर करें, बिगिनिंग ऑफ द ईयर करें, 4 महीने पहले खरीदें या 6 महीने पहले खरीदें, आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा ये हुआ कि अगर पर एनम वर्ड नहीं है रेट के साथ में तो आप जिस साल में असेट खरीदेंगे उस साल से लेके जिस साल में आप असेट बेचेंगे उस साल के पहले साल तक, ठीक है, आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन जिस साल में आप असेट बेचेंगे उस साल में आपको कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है,
whether you sell out the machine or asset at the beginning of the year, mid of the year or even at the end of the year। मतलब ये कि जिस साल में आप मशीन बेचने वाले हैं उस साल में आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, लेकिन जिस साल में आप मशीन खरीद रहे हैं उस साल में आपको फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन लगाना है इन एनी केस, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पर एनम वर्ड। 90% क्वेश्चंस जो रहते हैं उनमें आपको रेट के साथ में पर एनम वर्ड दिया जाता है, राइट। तो आपको यही वाला सिस्टम फॉलो करना है। 10% केस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया जाता है, तो आपको ये वाला केस फॉलो करना है, ठीक है। बट स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि रेट के साथ में, परसेंटेज के साथ में पर एनम वर्ड गिवन है या नहीं गिवन है, क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपन कि जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दे रखा हो बल्कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से कॉस्ट ऑफ असेट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, यूजफुल लाइफ दे रखी है, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन का एक अमाउंट निकाल लेते हैं, वहां पर आपको यही वाला फंडा यूज करना है, ये वाला फंडा यूज नहीं करना है। क्लियर है कि आपको जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जो कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ होता है, जहां पे कि आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इन दैट केस हमारे पास परसेंटेज नहीं होता है, डायरेक्टली अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं एंड दैट अमाउंट शुड बी कैलकुलेटेड in the purchase year as well as in the sale year according to this rule। आप ये मान के चलेंगे कि वहां पे रेट के साथ में आपको पर एनम वर्ड गिवन है। अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के आपको कैलकुलेट करना, उसकी अकाउंटिंग करना सिखा रहा हूं। मिस्टर एक्स परचेज्ड a machine costing rupees 98,000 on 1st April 2020 and spent rupees 2,000 on its installation। It is decided to charge depreciation by fixed installment method। Calculate depreciation for first year in the following cases।
first, when depreciation is charged at the rate 10% and accounting year is calendar year. Number 2, depreciation is charged at the rate 10% per annum and accounting year is financial year. Third, depreciation is charged at the rate 10% per annum and accounting year is calendar ये 3 केस मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक असेट जो हमने परचेस की है 98,000 में 1 अप्रैल 2020 को और जो उसके ऊपर हमने 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन के लिए खर्च किए हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो मेथड कंसीडर किया गया है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और अब आपको डेप्रिसिएशन निकाल के बताना है वेरी फर्स्ट ईयर जिस साल में आप असेट खरीद रहे हैं उस साल में आपका कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। आपके सामने 3 केसेस लिखे हुए हैं। पहला जो केस है उसमें लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% एंड अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दो हमारे अकाउंटिंग ईयर होते हैं। कैलेंडर ईयर जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को एंड होगा, जबकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो केस है जहां पे कि आपको रेट के साथ में पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है, राइट। तो जब पर एनम वर्ड नहीं दे रखा होता है तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि जिस साल में आप असेट खरीद रहे हैं आप असेट कभी भी खरीदें बट आपको फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन लगाना होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो केस है इसमें हम अप्रैल में खरीदें या जनवरी में खरीदें या कभी भी खरीदें वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। ऑल्दो कि हमने यहां पे हमारे फाइनेंशियल ईयर को कैलेंडर ईयर को अगर हम देखते हैं तो कि जो कि जनवरी से स्टार्ट होता है लेकिन हमने मशीन को खरीदा है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो प्रैक्टिकली वी हैव यूटिलाइज द मशीन फॉर 9 मंथ्स बट बिकॉज ऑफ कि रेट के साथ में पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है इसलिए हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और डेप्रिसिएशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by estimated life
ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आपको कॉस्ट ऑफ द एसेट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ दे रखी है, लेकिन हमें परसेंटेज दे रखा है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 और इनटू टाइम। ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय 12। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी कॉस्ट ऑफ असेट है वो 98,000 की असेट थी, जिसको हमने खरीदा था, 2,000 रुपए उस पर खर्च किए थे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ द असेट बन जाती है 1 लाख रुपया। तो वी राइट हियर 1 लाख रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ असेट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, 10 by 100, और अकॉर्डिंग टू सिस्टम कि यहां पे पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है, तो आपको पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब 12 by 12 इक्वल्स टू 10,000। ये आपका इसमें डेप्रिसिएशन, राइट। अब बनाते हैं सेकेंड केस में, जहां पे कि आपको डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम एंड अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है, ठीक है। यहां पर आपको पर एनम वर्ड दे रखा है, बट रिमेंबर कि यहां पे जो आपने असेट खरीदी है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदी है। 1 अप्रैल जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है, उसी दिन हमने असेट को एक्वायर किया है। तो सिंपल सी चीज है कि आपको यहां पे पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो फिर से आपका जो कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, 1 लाख रुपीज इंटू 10 by 100। हाउ मेनी मंथ्स वी हैव यूटिलाइज द असेट, तो दैट इज फॉर 12 मंथ्स। 12 by 12 इज इक्वल टू 10,000 अगेन। ओके, और अब हम आते हैं तीसरे केस में, जहां पर कि डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 10% पर एनम, और हम फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर को एज अकाउंटिंग ईयर। तो यहां पर अब आपको देखना है कि कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन हमने असेट को खरीदा है 1 अप्रैल को। पहली चीज कि असेट को हम उस साल में यूटिलाइज कर रहे हैं 9 मंथ्स के लिए, और बिकॉज ऑफ रेट के साथ में पर एनम वर्ड दे रखा है, इसलिए जिस साल में आप परचेज करते हैं उस साल में आपको उतने ही टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाना होगा जितने टाइम के लिए आपने असेट को यूज किया है। तो यहां पर हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो 1 लाख इंटू 10 by 100 और इंटू हम करेंगे 9 by 12 एंड इट बिकम्स 7,500 इन द वेरी फर्स्ट ईयर। तो थर्ड कंडीशन में हमें पहले साल में 7,500 रुपए ही डेप्रिसिएशन लगाना है, एंड इन एनी सक्सेसिव ईयर, जो भी आगे के साल होंगे उनमें हम सभी में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे जब तक कि हम असेट को सेल आउट नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट ईयर में 10,000 और आगे आने वाले साल में भी 10,000 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जिस साल में हम असेट को बेचेंगे उस साल में हम बिगनिंग से लेके वहीं तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे जहां पर हम असेट को बेच देंगे, ठीक है। और इस वाले सिस्टम में हम हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 लगाएंगे, चाहे वो बिगनिंग ऑफ द ईयर हो, ठीक है, चाहे वो पहला साल हो और चाहे आगे आने का साल हो। लेकिन जिस साल में हम असेट को सेल आउट करेंगे उस साल में हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ पर एनम, वर्ड पर एनम और विदाउट पर एनम। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके आपको एक नया क्वेश्चन यहां पे फॉर्म कर रहा हूं, उसमें आपको अकाउंटिंग बता रहा हूं कि आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। It is decided to charge depreciation 10% depreciation, 10% per annum depreciation by fixed installment method or financial year calendar year
ये मेरा क्वेश्चन हो गया, कुछ चीजें मैंने चेंज की हैं, बाकी वैसा का वैसा रखा हुआ है। मशीन की कॉस्ट वही है 98,000 प्लस 2,000। हमने परचेज किया है 1 अप्रैल को, राइट। उसके बाद इसी मशीन को हमने 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएट करने का डिसाइड किया हुआ है। और आगे की जो चीजें वो ये है कि इस मशीन को हमने सेल आउट कर दिया है 2022 में, जो कि 1 जुलाई को किया गया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बना के बता रहा हूं मशीन अकाउंट, जो कि हमें बनाना है 2020, 2021 और 2022 के लिए, जबकि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो है कैलेंडर ईयर। हेडिंग होगा हमारा मशीन अकाउंट, फॉर्मेट होगा हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, एंड देन अमाउंट। सबसे पहले हम 1 अप्रैल, तो अप्रैल 1, 2020, यहां पे हम लिखेंगे टू बैंक, जिसमें इनर कॉलम में हम दोनों की वैल्यू 98,000 प्लस 2,000, 1 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ असेट यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है। और अब इसके अलावा हमने इस साल में कोई मशीन नहीं खरीदी है। रिमेंबर कि आपको हर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना होता है, तो आपको यहां पे डेप्रिसिएशन लगाना है। पर एनम वर्ड गिवन है, इसलिए हमें सिर्फ 9 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि हमने यहां पे मशीन को 1 अप्रैल को खरीदा है। कैलेंडर ईयर हमारा अकाउंटिंग ईयर है, जो कि 31 दिसंबर 2020 में एंड हो जाएगा, राइट। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है बाय डेप्रिसिएशन, जो कि 7500 होगा। और सेम डेट में हम यहां पे बैलेंस निकाल देंगे दिसंबर 31, 2020 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा 1 साल की अकाउंटिंग होगी, बैलेंस कैरिड डाउन। और 92,500 would be the closing balance of the asset। मतलब ये कि हमारी फर्स्ट ईयर के एंड में असेट की वैल्यू डिक्रीज होके रह गई 92,500। टोटल हमने लगा दिया दोनों तरफ का 1 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस। ओके, उसके बाद अब हम सेकेंड ईयर के लिए आएंगे। तो जनवरी 2021, जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग होगा, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $92,500। अब सबसे पहले आपको देखना है क्या आपने इस साल में कोई मशीन खरीदी है। तो हमारे क्वेश्चन में इस मशीन के अलावा कोई मशीन हमने खरीदी नहीं है। अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं तो हमें यहां पे एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है, परचेज ऑफ मशीन की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट मींस देयर इज नो नीड टू मेक एनी एंट्री ऑन दिस साइड। उसके बाद अब हमें देखना है क्या हमने इस साल में कोई मशीन बेची है। तो इस साल 2021 में कोई मशीन बेचने की एंट्री भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि यहां पे बेचने की कोई एंट्री नहीं आएगी,
राइट। अब अगर हमने मशीन बेची नहीं है, देन एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर हैविंग द सेम मशीन, वही मशीन हमारे पास अभी भी। अगर मशीन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है तो वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट असेट। तो यहां पे फिर से हम 31 दिसंबर 2021 के एंड में हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। ओके, अब यहां पे हमने डेप्रिसिएशन लिखा। डेप्रिसिएशन की मेथड जो है हमारी वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और जितना टाइम असेट को हम यूज करेंगे उतने टाइम के लिए ही डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि रेट के साथ में 10% पर एनम गिवन है, राइट। तो यहां पे हमारी मशीन जो 1 जनवरी की थी, 1 जनवरी इज द बैलेंसिंग स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और वो मशीन हम कब क्लोज कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर। स्टिल वी आर हैविंग, तो हमारे पास मशीन पूरे साल थी, मतलब हमने पूरे साल उसको यूज किया है, तो हमें 1 लाख रुपए पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हम यहां पर लगाएंगे 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन, और उसके बाद फिर हम सेम डेट में बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 माइनस हुआ और बैलेंस रह गया 82,500, मतलब एक और साल यूज करने के बाद हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होकर कितनी हो गई 82,500, ठीक है। 92,500 हम अकाउंट का टोटल लगा देंगे इस साल का 92,500। नाउ वी कम टू द थर्ड ईयर, जो कि थर्ड ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2022। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे ओके, बैलेंस है 82,500, राइट। अब इस साल में हमने फिर कोई मशीन खरीदी नहीं है, यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी, बट इस साल में हमने इस मशीन को सेल आउट कर दिया है 1 जुलाई को। तो इसका मतलब ये होगा कि हम 1 जुलाई तक ही इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहां पे डालेंगे 1 जुलाई 2020। जुलाई में हम मशीन को बेच रहे हैं, इसके बाद मशीन हमारे पास नहीं रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि हमने इसको 30 जून तक यूज किया है, तो हम इस पर आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, और यहां पर आप डेप्रिसिएशन सिर्फ जून तक का ही लगाएंगे। जून मतलब 6 महीने, तो 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन होगा 5,000। ये हमने यहां पे लिखा 5,000। उसके बाद हम जब भी मशीन बेचते हैं तो एंट्री इस तरफ होती है बाय बैंक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेल ऑफ मशीन। अब क्वेश्चन में मैंने यहां पे मशीन की सेल वैल्यू आपको गिवन दी नहीं है, ठीक है। तो मशीन की जो वैल्यू होगी, उसकी बेचने की जो वैल्यू होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मशीन को बेचने पर हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सपोज करें कि ये मशीन अगर मैं 80,000 में सेल आउट करता हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 80,000। 80,000 लिखते ही यहां का टोटल हो जाएगा 85,000, जबकि मशीन की वैल्यू कितनी है 82,500। इसका मतलब मुझे 2,500 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं मशीन को बेचता हूं 70,000 में, सपोज मैंने इसको मशीन को बेचा 70,000 में, अब मेरे पास ये मशीन नहीं है। मेरी मशीन की वैल्यू कितनी थी 82,500, जिसमें से मैंने उसको यूटिलाइज किया 5,000 के बराबर, तो वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी रह गई 77,500 फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से मशीन की वैल्यू जो है वो कितनी रह जाएगी बुक में 77,500। अब 77,500 की वैल्यू को अगर मैं इससे कम में बेचता हूं तो मुझे लॉस होता है, इससे ज्यादा में बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है। मैंने यहां पे मशीन को बेचा है 77,500 से कम में, मतलब 70,000 में, तो यहां पर मुझे लॉस होगा और मैं यहां पर एक एंट्री करूंगा। डेट मेरी यही रहेगी
यहां पे एंट्री होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और 7,500 ये मुझे मशीन बेचने पर लॉस होगा। इसकी एंट्री करने के बाद अब मेरे मशीन अकाउंट का बैलेंस इक्वल हो जाएगा 82,500 और वहां पर भी 82,500। इसका मतलब यह कि अब मेरे पास मशीन अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। मशीन अकाउंट इज क्लोज्ड नाउ, क्योंकि अब मेरे पास कोई मशीन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल तरीके से मैंने इसको आपको कैलकुलेट करना बताया कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। 98,000 की मशीन खरीदी, उसके बाद हमने उस पर खर्चा किया। मशीन खरीदने के बाद इंस्टेंटली अगर आप कोई भी एक्सपेंस उसके ऊपर करते हैं टू मेक इट रनिंग कंडीशन, तो उस पर जो भी खर्चा आप करेंगे वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और उसको आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ द मशीन, जिस पर कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, राइट। उसके बाद आपको देखना है कि डेप्रिसिएशन के रेट के साथ में पर एनम वर्ड गिवन है या नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में इन द वेरी बिगनिंग ईयर आपको उसी के अकॉर्डिंग उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। उसके आगे आने वाले सालों में आपको डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए या फिर बेचने वाले साल में फिर से आपको फॉर द टाइम बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो पहले साल में हमने मशीन को चूंकि 9 मंथ्स यूज किया है, तो फर्स्ट ईयर में मैंने 9 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। आफ्टर दैट उसके अगले साल में हमने मशीन को फुल ईयर यूज किया है, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। आफ्टर दैट उसके तीसरे साल में, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ड्यू टू एनी रीजन हमने मशीन को सेल आउट कर दिया, बट इट हैज बीन सोल्ड आउट एट द मिडिल ऑफ द ईयर। तो जितने महीने बाद मैंने उस साल में बेचा है उतने पूरे महीने का डेप्रिसिएशन लगाया। तो जनवरी से लेके जुलाई, 1 जुलाई मतलब 30 जून तक का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। वो डेप्रिसिएशन हाफ ईयर के लिए हुआ, वो मैंने यहां पे लिखा। आफ्टर दैट फिर उसके बाद मैंने मशीन को कितने में बेचा, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैंने अपने मन से वैल्यू डाली है। 70,000 में मैंने उसको सेल आउट किया। अब अगर आपके पास एक ही मशीन है तो आप इधर का और उधर का एंट्री डालने के बाद टोटल निकालें, जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। अगर ये टोटल बड़ा है और उधर का टोटल छोटा आ रहा है तो आपको लॉस होगा। अगर यहाँ की फिगर्स का टोटल बड़ा आ रहा है और यहाँ का छोटा आ रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री डालेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और करवा रहा हूं।